नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जब इजरायल और ईरान के युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, तब तुर्की ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे इजरायल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एर्दोआन के ऑर्डर पर तुर्की की सेना ने 2 ऐसे बम टेस्ट किए जो अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी खतरनाक हैं। तुर्की की तरफ से इजरायल को वार्निंग बहुत साफ है, वो ये कि वो इजरायल पर ईरान से भी खतरनाक हमले करने की ताकत रखता है। एक ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कांपा देने वाला ब्लास्ट। एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा है कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार पर ये धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीर कर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर यह बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के इस बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का यह सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब तरमाक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम, जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या यह एर्दोआन का वो गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 बंकर बस्टर बम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ कम है। दोनों को ही विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश
उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है कि क्या अर्दवान का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से आएगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतरराष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। अर्दवान का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। यह खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए खतरा बनता जा रहा है, और यह खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। अर्दवान के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। पहले अर्दवान ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून दुनिया को दिखाई, और उसके बाद उस बम का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा हैं जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मीनिया में हो रही है, इनकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है, और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन दोनों हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका है। सीरिया की मौजूदा अल जुलानी सरकार को तुर्की का पूरा समर्थन है, और एक वक्त अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी रहे अल जुलानी को अर्दवान का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले आईएसआईएस का आतंकी था और फिर अल-कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी एचटीएस यानी हय्या तहरीर अल शाम नाम का आतंकी संगठन बनाकर बशर अल असद की सरकार से लड़ता रहा, और 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका। 2017 में अमेरिका ने जुलानी पर यह पोस्टर ट्वीट किया था। पोस्टर में जुलानी की तस्वीर छापी और लिखा था, इस आतंकवादी को रोकिए। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। आज के हिसाब से जुलानी के सिर पर करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पोस्टर में लिखा है, जुलानी अल-कायदा का एक बड़ा आतंकवादी है, उसके बारे में जो जानकारी देगा उसे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जुलानी सीरिया पर राज कर रहा है। जुलानी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो चुकी है, और ट्रंप जुलानी की तारीफ भी कर चुके हैं, और सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हटाए जा चुके हैं। हाल में ड्रूज मिलिशिया और जुलानी की सेना यानी हय्या तहरीर अल शाम के बीच लड़ाई हुई थी, और इस दौरान जुलानी को रोकने के लिए इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी भी की थी। दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर भी बम गिराए गए, जिसमें जुलानी के कई खासम खास अधिकारी भी मारे गए। अब इसी को देखते हुए अर्दवान और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik. Bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle Ramına güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklardır. दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप भी सुपर एक्टिव हुए थे, और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी। लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मुताबिक तुर्की अब पूरी तरह इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुका है। İsrail dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını
son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. अर्दवान के गुस्से का मतलब अब उनके बम में भी देखा जा सकता है। यही गुस्सा वो अपने गजब बम में भी दिखा रहे हैं। उनका एजेंडा साफ है कि इजराइल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि तुर्की क्या कर सकता है। इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप लगातार बीच बचाव कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के हित दोनों से जुड़े हुए हैं और अमेरिका अब सीरिया में जुलानी सरकार को भी अपनी सहयोगी मानता है। लिहाजा जुलानी को नेतन्याहू के गुस्से से बचाना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी रहा है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अमेरिका जुलानी के साथ है। यह मैसेज खास तौर पर नेतन्याहू के लिए ही था। The president still supports Syria's pathway to a peaceful and prosperous country, and we continue to be very actively monitoring the situation. The president wants to see Syria become a prosperous and stable country, and by the lifting of the sanctions on Syria, he's giving them a real chance to do that, and he wants to see that through. तुर्की अब सीरिया के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता करना चाहता है। तुर्की अब सीरिया में अल हमा शहर के बेस पर भी नजर गड़ाए हुए है। नेतन्याहू भी बार बार बता चुके हैं कि सीरिया में ऐसी किसी भी साजिश को पनपने नहीं देंगे जिसके टारगेट पर इजराइल हो सकता है। כתוצאה מהפעילות העצומה הזאת השתררה הפסקת אש והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, זה הפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. לא מתוך בקשות, לא מתוך תכנונים, מתוך עוצמה. ואנחנו משיגים שלום מתוך עוצמה, שקט מתוך עוצמה, ביטחון מתוך עוצמה, בשבע חזיתות. ईरान से हुए युद्ध के बाद नेतन्याहू वाकई बहुत चौकन्ने हैं क्योंकि डर बहुत ज्यादा है। सवाल है कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान से एक बार फिर नेतन्याहू के लिए बड़ी वार्निंग आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी ताकत क्या है। جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं बल्कि गाजा बन सकता है। नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब रूस को 10 दिनों की चेतावनी दी तो दुनिया की सांसें थम गई। लेकिन इस अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल, जेल और बाजार तक रूस के निशाने पर आए हैं।
यानी पुतिन की तरफ से संकेत साफ है, रूस युद्ध विराम नहीं करेगा बल्कि युद्ध की रफ्तार बढ़ा देगा। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। पुतिन को ट्रंप के अल्टीमेटम की उल्टी गिनती। 8 अगस्त से महायुद्ध की नई सुनामी। एक धमकी के बदले 1000 मारेगा रूस। 2025 में जंग का सबसे खौफनाक पड़ाव। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग से दुनिया पहले से ही दहशत में है। लेकिन इस दहशत का दायरा अब और विकराल होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। रूस और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। अमेरिका अपनी ताकत से रूस को दबाना चाहता है, लेकिन रूस पर ना तो किसी धमकी का असर है और ना ही किसी प्रतिबंध को रूस अपने लिए चुनौती मान रहा है। जबकि ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रूस को जो डेडलाइन दी गई है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नई चेतावनी ट्रंप की तरफ से उस वक्त दी गई जब वो अपने प्लेन में थे और रिपोर्टर की तरफ से उनसे सवाल किया गया, क्या जिस 10 से 12 दिन की समय सीमा का आपने जिक्र किया वो शुरू हो चुकी है? जवाब में ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा गया और जिस हाव भाव के साथ कहा गया वो दुनिया के कई देशों पर मंडराते एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। 10 days from today, and then we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia. Because he wants to obviously probably keep the war going, but we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. जिस वक्त ट्रंप अपने जहाज में संवाददाताओं के सामने पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे, उस वक्त यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे थे। और ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें निशाना बनी गर्भवती महिला, कैदी, डॉक्टर और बाजार में खरीदारी कर रहे नागरिक। उनतीस जुलाई 2025 यानी ट्रंप की धमकी वाली रात को एक रक्त रंजित रात में बदल दिया गया। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा। इस दौरान सबसे भयानक हमला हुआ ज़ैपोरिज़िया के पास एक पीनल कॉलोनी पर, जहां एक के बाद एक 4 रूसी ग्लाइड बम गिरे। जेल की इमारतें बिखर गईं, 17 कैदी मौके पर मारे गए। आधिकारिक बयान आया, इस स्ट्राइक में किसी भी सैन्य टारगेट का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी रूस ने जानबूझकर कैदियों को निशाना बनाया। लेकिन रूस यही नहीं रुका, उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने अपनी दिशा बदली और अगला टारगेट था दिनिप्रो, जहां कामियांस्क के इलाके का एक अस्पताल रूस के हमलों की जद में आ गया। इस हमले में एक 23 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई।
महिला की पहचान दिया कौशिक के तौर पर हुई। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन रूस की मिसाइल ने उसे मां बनने से पहले ही मिटा दिया। इस हमले में 22 मेडिकल स्टाफ और मरीज भी घायल हुए। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहा, यह अब अस्पताल के वार्ड तक पहुंच चुका है। फिर हमला हुआ खार्किव के एक छोटे बाजार पर, जहां 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ओडेसा में एक बुजुर्ग महिला मारी गई। खैरसान और माइकोलाइव में दर्जनों घर तबाह कर दिए गए। कुल मिलाकर 27 नागरिकों की मौत और 40 से ज्यादा घायल। ये जनहानि के हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन में रात भर सायरन बजते रहे, लेकिन रूस की मिसाइलों ने वक्त का लिहाज नहीं किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुबह बयान दिया। Важкий сьогодні день. В Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території лікарні. 3 людини були убиті. І ще багато поранених. यानी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और वो इरादे हैं कि रूस किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खास बात यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अब निशाने बदले जा चुके हैं। पहले टारगेट थे सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और पावर ग्रिड्स। अब टारगेट है अस्पताल, रिहायशी इमारतें और अब जेल। 29 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में कॉलोनी को रूस ने अपनी मिसाइल से निस्तेनाबूद कर दिया, और इसे किसी चूक या गलती का नाम नहीं दिया जा सकता। यह हमला ठोस इरादों से किया गया था। ये टारगेटेड सिविलियन स्ट्राइक थी, और इन भीषण धमाकों के पीछे रूस अमेरिका को ये बता रहा है कि उसकी बारूदी ताकत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब यूक्रेन की सामाजिक संरचना को तोड़ने के लिए टारगेट्स चुन चुका है। जेल पर हमला, उन बंद कैदियों पर जिनके पास ना तो हथियार है, ना ही बचने का साधन, जो ये दिखाता है कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के खिलाफ डर और दहशत को हथियार बना चुका है। यूक्रेन की इनसाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि जिस जेल पर रूस की तरफ से यह हमला किया गया, उस जेल में ज्यादातर वो लोग थे जो युद्ध के शुरुआती दिनों में छोटे मोटे केस में गिरफ्तार किए गए थे। कुछ चोर, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ तो सिर्फ गलत जगह पर मौजूद होने के कारण जेल में थे। यानी ये युद्धबंदी नहीं थे, ये कानूनी रूप से संरक्षित नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर रूस से जवाब मांगा है, लेकिन पुतिन की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस हमले के पीछे एक संदेश भी छिपा हो सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अपने टारगेट के तौर पर निहत्थे कैदियों को चुना। यानी पुतिन ने वॉशिंगटन को साफ मैसेज भेजा है, और वो ये कि किसी भी धमकी का जवाब रूस अपनी वॉर मशीन से देगा। एक धमकी के बदले रूस हजारों मारेगा। आलम यह हो चुका है कि पूर्वी यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना अब सोवियत युग के पुराने बमों को आधुनिक तकनीक से लैस कर युद्ध में इस्तेमाल कर रही है। इन बमों को ग्लाइड बम कहा जाता है, जो अब यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों को भेदने का मुख्य हथियार बन चुके हैं। ग्लाइड बमों की खासियत यह है कि इन्हें रिट्रैक्टेबल फिन्स और गाइडेंस सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, जिससे ये बम लक्ष्य तक सटीकता से पहुंचते हैं। इन बमों में 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा जा सकता है, जो किसी भी शहर या सैन्य ठिकाने को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की वायुसेना का भी दावा है कि रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 2 इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलें और 37 शाहिद स्ट्राइक ड्रोन और कुछ डिकॉय शामिल थे। यह हमला यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए किया गया। इस दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले का जवाब देते हुए 32 शाहिद ड्रोन को मार गिराया। शाहिद ड्रोन,
जो ईरानी तकनीक पर आधारित है, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है, जबकि इस्कंदर M मिसाइलें बेहद शक्तिशाली होती हैं और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले को रूस की आक्रामक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना है। रूस के इस आक्रामक हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की गई है कि वो इस तरह के हमलों की निंदा करे और यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा सैन्य मदद पहुंचाए। Російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. यूक्रेन पर हुए इन हमलों ने उस वक्त जोर पकड़ा है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सब्र रूस को लेकर जवाब दे चुका है। यही वजह है कि ट्रंप अब बार बार कह रहे हैं कि अगर 8 अगस्त तक रूस और यूक्रेन के बीच बात नहीं बनी तो कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। पुतिन को झुकाने के लिए ट्रंप की तरफ से सेकेंडरी सैंक्शन का जिक्र किया गया है, यानी ऐसे प्रतिबंध जिनका असर किसी एक देश पर नहीं होता बल्कि प्रतिबंधित देश के सहयोगियों को भी उनका सामना करना होता है। ये उन देशों, कंपनियों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो उस प्रतिबंधित देश से व्यापार कर रहे हो। यानी अगर अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन लागू करता है तो वो सिर्फ रूस नहीं बल्कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगा वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आएगा। और अगर चीन या भारत जैसे देशों पर अमेरिका का आर्थिक दबाव आया तो रूस की तेल सप्लाई का पूरा मॉडल चरमरा जाएगा। रूस हर दिन समुद्र के रास्ते 3 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है जो ट्रंप के संभावित सेकेंडरी सैंक्शन के रडार पर है। I don't know. I'm not, I'm not so interested in talking anymore. He talks. We have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting. I mean, recently, I guess the nursing home, but they hit other things. Whatever they hit, people die. So, I don't know. We'll see what happens. अमेरिका पहले भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर इस सेकेंडरी सैंक्शन वाली रणनीति को आजमा चुका है, जहां चीन, तुर्की या यूरोप की कंपनियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस देश से व्यापार किया तो उन्हें भी कीमत चुकानी होगी।